हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों को पार्ट 8 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, आपके जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आरबीएससी सामाजिक विज्ञान अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, है ना। इसके पार्ट 8 को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, भारत में गरीबी का माप, इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पार्ट की विषय वस्तु को अपन जानेंगे, क्योंकि हमने हर एक पार्ट में विषय वस्तु को अपने साथ लेके चले हैं, जिसके कारण लास्ट तक जब ये पार्ट हमारा खत्म होगा तब तक आपके दिमाग में यह निश्चित तौर पर घुस चुकेगा, ये समझ में आ चुकेगा कि इस पार्ट की विषय वस्तु क्या थी, इस पार्ट में क्या क्या था और हमने क्या क्या सीखा और उनमें हमें किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो देखिए अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो इस पार्ट में कुछ भी नहीं है, इस पार्ट में सिर्फ इतना है कि भारत के समक्ष जो चुनौतियां है ना, किसके संदर्भ में, यानी मैं कहूं भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है ना, लेकिन उसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, है ना। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? वो थी मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी। ये तीन चुनौतियां थी भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, जिस स्थान या जिस प्लेस पर आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, जिस देश में आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं यानी वहां पर अर्थव्यवस्था है। आर्थिक क्रियाएं यानी लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, सेवाओं का लेन देन, उपभोक्ता उपभोग, इसी प्रकार के जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो बातें हैं तीन चुनौतियों की, मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी। इनके अपन को कारण पढ़ने हैं और इन्हीं के ही हमें निवारण पढ़ने, जैसा कि लिख भी रखा है, कारण और निवारण। ठीक है, तो हमने मूल्य वृद्धि को कर रखा था, लेकिन संशोधित पाठ्यक्रम जो अभी आया है 2021 का, उसमें मूल्य वृद्धि को हटा दिया गया है। तो हमारे को मूल्य वृद्धि से रिलेटेड प्रश्न और मूल्य वृद्धि को हमें नहीं पढ़ना है। पूरा ध्यान फोकस करना है गरीबी और बेरोजगारी पर। इन टॉपिकों को अपन को अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो इस कड़ी में, गरीबी की कड़ी में, हमने स्टार्ट कर दिया था गरीबी का अर्थ, गरीबी की प्रकार। इन दोनों टॉपिक्स पर हमने चर्चा कर रखी है। पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, वहां पर मैंने लिंक दिए हुए होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आज हम परिचर्चा करेंगे भारत में गरीबी के माप, यानी भारत में गरीबी को किस तरह मापा जाता है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन इस बार और बता देता हूं कि मापन यानी गरीबी है क्या, ये हमने समझ लिया, लेकिन गरीबी को मापते कैसे हैं, कि भारत में कितनी गरीबी है, यानी कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं और कितने लोग अमीर हैं, इसका अवलोकन या इसका निर्धारण कैसे हो। तो वो बहुत सारे दार्शनिकों ने समझा और सोचा कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान करना या रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। भारत में गरीबी के माप में 2.3 है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, दादा भाई नौरोजी, वीएम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ, वाई के अलग कमेटी, लकड़वाला फॉर्मूले, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन और OPHI 2010। अब आप बोलेंगे सर, भारत में गरीबी के माप में हमारे बुक में तो सिर्फ पैराग्राफ दे रखा है, यानी गद्यांश रूप में दे रखा है, ये सब टॉपिक कहाँ से आ गए, ये टॉपिक कहाँ से आ गए, ये बिंदु कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने जो आपका पैराग्राफ है उनको 6 बिंदुओं के अंदर बांट दिया। मैंने उस गद्यांश को 6 बिंदुओं के अंदर बांट दिया, जिससे आपको भारी ना पड़े, उसको
याद करना ना पड़े, उसको सिर्फ समझना पड़े। एग्जाम से पहले इसमें इस टॉपिक में से भारत में गरीबी के माप में से बहुत से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रारंभ में ही, यानी 1 से 10 संख्या जो प्रश्न संख्या होती है उसी में ही बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अपन को इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। और लास्ट में मैं आपको 4 ऐसे प्रश्न दूंगा जो संभावित होंगे बोर्ड परीक्षा में, उनमें से एक ना एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भारत में गरीबी के माप में इन 6 टॉपिकों को ही हमें पढ़ना है। ठीक है, और इनमें से जो ये वाले टॉपिक्स हैं, तीसरा, पांचवा, छठा, इनको अपन को समझना है। ठीक है, ये टॉपिक समझने लायक है, तो इनके नोट्स भी अपन तैयार करेंगे। पूरा वीडियो को देखना, नोट्स प्लस सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करेंगे दादा भाई नौरोजी, वीएम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ, वाई के अलग कमेटी और लकड़वाला। एक एक बिंदु को अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे कैसे। अपन जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक पुस्तक है, एसएसटी की जो बुक है, उसमें उसका जो टेक्स्ट है उसमें क्या दे रखा है उसके एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, उसके बाद अपन नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर देखिए, भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और कब किया? 1868 ईस्वी में। स्वतंत्र पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा भी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। क्या बोला गया है, ढंग से पढ़ो, अभी तक जितना भी पढ़ा। भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में करे, यानी स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता मिली नहीं थी 1868, है ना। स्वतंत्रता कब मिली? 1947। ठीक है, तो 1868 में गरीबी का मापन सर्वप्रथम किसने किया? पूछ लिया जाए भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अवलोकन या मापन किसने किया, तो आप बोलेंगे दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था। फिर और भी हुए अनुमान स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा भी। राष्ट्रीय नियोजन समिति है ना, नेशनल प्रोग्राम कम्युनिटी, एनपीसी द्वारा भी गरीबी का अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता मिल चुकी है, उसके पश्चात गरीबी रेखा का निर्धारण, यानी किन लोगों को हम गरीब कहें, एक रेखा बनाई जाती है। उसके ऊपर के लोग तो अमीर कहलाते हैं और उसके नीचे के लोग क्या कहलाते हैं? गरीब कहलाते हैं। ठीक है ना, एक रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रखा है? स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी को परिभाषित करने हेतु 1962 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल यानी एक कम्युनिटी को, एक अध्ययन वाले दल को, यानी कि एक स्टडी ग्रुप को तैयार किया गया कि वो स्टडी ग्रुप के जो मेंबर हैं वो गरीबी के अलग अलग जो आयाम है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें जाकर गरीबी का अवलोकन कर सकें। तो देखा है योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया। 1971 में वीएम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ ने गरीबी के लिए एक कसौटी को परिभाषित किया, यानी कसौटी बना दी, एक रूपरेखा बना दी कि जो भी 1971 में वीएम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ ने, ये दोनों एक साथ काम नहीं करा इन्होंने। वीएम दांडेकर की एक अलग कम्युनिटी थी और नीलकंठ जो रथ थे उनकी एक अलग कम्युनिटी थी, और उन दोनों ने अलग अलग आंकड़े तैयार करे, एक कसौटी तैयार कर दी, यानी एक कसौटी यानी एक भूमिका तैयार कर दी कि जो आने वाला समय है उसमें जितने भी जो अर्थशास्त्री होंगे वो सब इसका अवलोकन कर सकें और इस चीज को समझ सकें, क्योंकि गरीबी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था। गरीबी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था इस विषय के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के विषय के अंतर्गत, क्योंकि एक चुनौती के रूप में हमारे समक्ष खड़ा हुआ था ये। ठीक है, तो समझिए 1971 में वीएम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ ने गरीबी के लिए कसौटी को परिभाषित कर दिया, यानी उन्होंने कसौटी बना दी। इसके बाद देखें तो इस संदर्भ में, यानी गरीबी को मापने के संदर्भ में 1979 का वर्ष महत्वपूर्ण है।
1979 का वर्ष महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय गरीबी को मापन में जो वर्ष 1979 है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता पर कार्यदल, जिसे वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं, के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्योंकि ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष में गरीबी के मापन हेतु, ध्यान से समझिए, सन 1979 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष में वाई के अलग का मतलब, वाई का मतलब है योगेंद्र के अलग कम्युनिटी ने क्या तैयार करी, एक रिपोर्ट तैयार करी। अब यहां से हमारा जो पहला वाला टॉपिक था ना, मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? देखो, मैंने बोला था ना ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला स्टार्ट हो चुका है। वाई की अलग कमेटी 1979 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी के विषय में पढ़ लिया, वी.एन. दांडेकर तथा नीलकंठ रथ के विषय में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे किसके विषय में? वाई की अलग कमेटी 1979। तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिख रखा है, अपन पहले इरेज करते हैं सब कुछ, फिर देखते हैं। इस संदर्भ में 1979 का वर्ष महत्वपूर्ण है जब प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता पर कार्यदल, देखिए प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता, ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, लेकिन इसका मतलब कहीं भी आपको समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। जो पूछा जाएगा उसका मैं अर्थ बिल्कुल स्पष्टता बताऊंगा, उसके नोट्स भी तैयार कराऊंगा। ज्यादा इन छोटे छोटे वर्ड्स के पीछे पढ़कर अपना जो पूरा कंसेप्ट है, जो अपन आगे भावी जो कंसेप्ट है उसको समझने में देरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन को इनको थोड़ा लैग करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो समझिए, जिसे वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं, के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्लियर है, ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए क्षेत्र तो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण एक शहरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी आगे बढ़े प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या है देखें एक बार फिर से। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपभोग में, उपभोग यानी उपभोग का अर्थ समझते हो आप? यदि कोई व्यक्ति अपनी जितनी भी उसकी संतुष्टियां हैं, यानी वो अपनी जब वो संतुष्टियां कंप्लीट करता है, जैसे खाना, मकान और रोटी, इन चीजों की यदि वो पूर्ति करता है तो इसको उपभोग कहते हैं। ठीक है ना, तो हम समझेंगे यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता है तो उसे गरीब माना जाता था। ठीक है, इसे कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी कहा जाता था। यानी हम मोटे मोटे तौर पर समझे कि वाई के अलग कमेटी ने क्या निर्धारित करा, एक गरीबी की रेखा निर्धारित करी, है ना, एक गरीबी की रेखा निर्धारित करी। उस गरीबी की रेखा के निर्धारण के अनुसार या आधार पर हम ये कह सकते हैं, या वाई के जो अलग कमेटी है वो ये कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसने क्या लिख रखा है एक बार देखो, सरकार के द्वारा तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन, यदि प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रहण किया जा रहा है, यदि कम ग्रहण किया जा रहा है तो वो गरीब है, और उससे ज्यादा तो वो मध्यम या अमीर है। और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी, है ना, 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, गरीबी रेखा से के बराबर है। अगर इससे नीचे 2100 कैलोरी से नीचे मिली तो वो गरीब है, और इससे ऊपर मिली तो वो मध्यम या कौन सा वर्ग है, अमीर वर्ग है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता तो उसे गरीब माना जाता। इसे कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी रेखा कहा गया। यानी जो वाई की अलग कमेटी थी उसकी गरीबी रेखा क्या थी,
उपभोग आधारित गरीबी रेखा। पूछ लिया जाए कि उपभोग आधारित गरीबी रेखा किसे कहते हैं या कैलोरी आधारित गरीबी रेखा किसे कहते हैं अथवा यह किसके द्वारा निर्धारित की गई, तो हम बोल सकते हैं कि वाई के अलग कमेटी द्वारा कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी रेखा निर्धारित की थी, जिसके अनुसार आप ये जो बोल रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ठीक है, प्रतिदिन व्यक्ति कर सकता है। और लिख रखा है इसके पश्चात DTT लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन की अध्यक्षता में भी योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने हेतु कार्य दलों का गठन किया गया। इसके बाद यानी वी के जो अलग थे यानी वाई के अलग जो कमेटी थी, इनके बाद भी बहुत सारे हुए। लकड़वाला फॉर्मूला द्वारा 1993 से 94, 2004 से 5 के लिए गरीबी के अनुमान लगाए गए। यानी इसमें हमने जो लकड़वाला फॉर्मूला के विषय में पॉइंट बनाया था वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन मैंने बोला था मुख्य बात क्या है, वाई के अलग कमेटी को समझना। तो इसके लिए नोट्स तैयार करते हैं, कॉपी पर निकाल लीजिए आराम से। नोट्स देखिए इसके कैसे बनाने। देखिए वाई के अलग कमेटी, ठीक है, 1979। अब ये जो आपको एक पिक्चर दिख रही है ये वाई के अलग सर हैं, इनकी कमेटी थी, है ना, कमेटी के ये सचिव थे या लीडर थे, ठीक है। वाई के अलग यानी योगेंद्र के अलग, है ना, इनका पूरा नाम था। अब इन्होंने एक गरीबी रेखा निर्धारित की थी, जैसा कि हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा कि वाई के अलग कमेटी ने एक गरीबी रेखा निर्धारित करी थी, क्योंकि गरीबी रेखा के बिना कुछ भी नहीं निर्धारण हो सकता। हम किसी को भी ऐसे ही गरीब नहीं कह सकते, है ना। उसके लिए हमें एक ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है, एक ठोस आधार की, एक या फिर एक ठोस सबूत की क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि उसके आधार पर हम बोल सकें कि वो गरीब है और वो अमीर है। तो वाई के अलग कमेटी ने संशोधन करके प्राप्त किया कि एक गरीबी रेखा को उन्होंने तय किया। वो गरीबी रेखा क्या थी, कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी रेखा, कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी रेखा, ये गरीबी रेखा, ठीक है। अभी गरीबी रेखा क्या थी मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लेकिन अभी जो परिभाषा है उसके माध्यम से समझो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता तो उसे गरीब माना जाता, ठीक है ना, ये समझना है आपको। अब इसको अपन डायग्रामेटिकली कैसे समझ सकते हैं, तो उसको समझिए। दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र और एक होता है शहरी क्षेत्र। यदि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम यदि किसी ने प्राप्त करी, इसको आप काट दीजिए एक बारी में, एक बार इसको काट दीजिए और एक बार इसको काट दीजिए, है ना। तो आप यह समझे ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400 कैलोरी से कम जिसने प्राप्त करी वो गरीब कहलाएगा, और शहरी क्षेत्र में यदि किसी ने 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करी तो वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन के हिसाब से बोला गया है यहाँ पर। प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में, एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है एक दिन में यदि 2400 कैलोरी से कम प्राप्त करता है तो वो गरीब कहलाएगा, और यदि शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति एक दिन में 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करता है तो वो गरीब कहलाएगा। क्लियर है। ये तो था वाई के अलग कमेटी द्वारा निर्धारण, किसका, गरीबी का निर्धारण। तो अभी तक हमने पहला पॉइंट पढ़ा दादा भाई नौरोजी के, जिन्होंने सर्वप्रथम मापन किया था गरीबी का सबसे पहले, ठीक है। फिर दूसरा हमने मोटे मोटे तौर पर समझना अपन को वाई के अलग कमेटी का पढ़ा 1979, ठीक है। ये अपन ने दो पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब अपन को पढ़ना है सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन 2011 से 12। ये अभी तक चलता है, ठीक है। इनके जो आंकड़े दिए गए हैं वो अभी तक चलते हैं और इनके ऊपर प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसको अपन को, इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। तो बुक में क्या लिख रखा है वो पढ़े। तो सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय माना गया है। अंडरलाइन कीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा उपभोग व्यय माना गया है। अब यहां समझिए सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन
एक दोनों ग्रुप नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, दोनों ने एक साथ काम नहीं करा, दोनों की आंकड़े अलग अलग हैं। सुरेश तेंदुलकर कुछ अलग आंकड़े देते हैं और सी रंगराजन कुछ अलग आंकड़े देते हैं, लेकिन दोनों की जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो एक ही आधार पर हुआ है, वो आधार है उपभोग व्यय। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है उपभोग व्यय, है ना। उपभोग व्यय क्या है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी पहले अपन आगे बढ़ते हैं। नोट्स में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस बात को। इन्होंने यानी सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन ने गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तु की न्यूनतम मात्राओं का समूह, जिसे हम गरीबी रेखा बास्केट तैयार किया तथा यह अनुमान लगाया कि बाजार कीमतों के आधार पर वस्तुओं की इस न्यूनतम मात्राओं के समूह यानी गरीबी रेखा बास्केट को क्रय करने हेतु कितने उपभोग व्यय की आवश्यकता है। प्रश्न आ सकता है गरीबी रेखा बास्केट किसे कहते हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे, लिख रखा है ऊपर, इसका उत्तर मैं अंडरलाइन करवा देता हूं। देखिए, खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तु की न्यूनतम मात्राओं का समूह गरीबी रेखा बास्केट कहलाता है। नोट करिए, गरीबी रेखा बास्केट किसे कहते हैं, उत्तर लिखिए, खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं का समूह क्या कहलाता है, गरीबी रेखा बास्केट। ठीक है, और ये किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उन्होंने अपने अनुमानों में पाया कि वर्ष 2011 से 12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब है। यानी जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए से कम, एक व्यक्ति है ना, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यानी जो कि 1000 रुपए से उपभोग कम करता है, 1000 रुपए से कम का उपभोग करता है, यानी खाने पर खर्च करता है, अपनी जो न्यूनतम आवश्यकता है उनको पूर्ण करने के लिए 1000 रुपए से भी कम आ रहा है मासिक। यहाँ एक दिन की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए। वाई के अलग में तो क्या हो रहा था कि प्रतिदिन कैलोरी के हिसाब से था, यानी वो कितना भोजन खा रहा है कैलोरी के हिसाब से था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उपभोग व्यय की, कि वो व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कितना कर रहा है ना, वो अपनी आवश्यकताएं जो है उसकी, उस पर कितना खर्च कर रहा है, उसके आधार पर बोला गया है। तो सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन है, उन्होंने बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ना, या पहले हम समझते शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो 1000 रुपए से कम, पूरे महीने में 1000 रुपए से कम उपभोग व्यय खर्च करते हैं। उपभोग व्यय का आप समझ सकते हो एक तरीके से अपने खाने पर, अपने कपड़े पर, इनमें 1000 रुपए से कम खर्च कर रहा है जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में, वो कहलाएगा गरीब। और ग्रामीण क्षेत्र में इस जो रुपये की दर है वो मानी गई है 816 रुपए। यदि ग्रामीण क्षेत्र में 816 पूरे महीने में, यदि इससे कोई कम यूज कर रहा है, अपने ऊपर उपभोग व्यय यानी उपभोग खर्च कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा, है ना। आगे लिख रखा है, सुरेश तेंदुलकर के अनुमान के आधार पर भारत में 21.92% लोग गरीब हैं, अर्थात लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं। यानी 27 करोड़ लोग गरीब हैं भारत में। उन्होंने इस आधार पर करा, इन्होंने देखा कि कितने लोग गरीब हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्र का भी अवलोकन करा, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का भी अवलोकन करा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों को मिलाकर जो गरीब आ रहे हैं, उनकी जो संख्या है भारत की कुल जनसंख्या की कितने आ रही है, 21.92%। यानी इसको हम संख्यात्मक रूप में लें तो लगभग 27 करोड़ जो जनसंख्या है वो गरीब है भारत में। समझ रहे हो।
ये तो था सुरेश तेंदुलकर का आंकड़ा, लेकिन यही सी रंगराजन जो थे उन्होंने क्या आंकड़ा दिया। सी रंगराजन ने वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये यानी 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीब रेखा माना है, गरीबी रेखा माना है। इस आधार पर वर्ष 2011 से 12 में भारत में गरीबी 29.5% है। यानी कि दूसरी तरफ यहाँ पर सी रंगराजन ने भी एक गरीबी रेखा निर्धारित करी, किसके आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर। तो उपभोग व्यय के आधार पर यानी एक महीने में जो शहरी क्षेत्र का एक व्यक्ति है वो 1407 रुपये से यदि कम यूज कर रहा है अपने ऊपर तो वो गरीब कहलाएगा, और दूसरी तरफ 972 रुपये से कम यदि कोई खर्च कर रहा है तो वो गरीब कहलाएगा। कौन से क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। क्लियर है। अब इसको अपन नोट्स बनाते हैं इस चीज के। देखिए, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन, इनमें से ये दो हैं, पहला है सुरेश तेंदुलकर और दूसरा है सी रंगराजन। तो इसमें से अपन सबसे पहले समझते हैं सुरेश तेंदुलकर की। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये सुरेश तेंदुलकर जी की है, ठीक है। अब देखिए, जो सुरेश तेंदुलकर जी की जो पूरी टीम थी, जिसे वाई के अलग की पूरी टीम थी, उन्होंने क्या निर्धारित करा था, गरीबी की रेखा क्या निर्धारित करी थी, बताओ, कैलोरी, है ना, कैलोरी आधारित गरीबी रेखा निर्धारित करी थी या उपभोग आधारित गरीबी रेखा निर्धारित करी थी। लेकिन यहाँ पर जो सुरेश तेंदुलकर जी की जो कमेटी है यानी सुरेश तेंदुलकर की जो टीम है, उन्होंने गरीबी रेखा कौन सी तय करी, उपभोग व्यय की, उपभोग व्यय की गरीबी रेखा का उन्होंने निर्धारण करा। अब सर मैंने आपको बोला था कि गरीब उपभोग व्यय किसे कहते हैं, इसको मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, तो इसको अपन को टोटली समझना है। देखो, उपभोग व्यय किसे कहते हैं, तो लिख रखा है समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग व्यय से है। सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है। ये परिभाषा तो बहुत छोटी है, यानी कि कबीरदास जी के जो दोहे होते हैं ना, वो होते तो 2 लाइन के, लेकिन उनमें जो समझ होती है, उसमें जो ज्ञान होता है वो इतना व्यापक स्तर का होता है कि वो मन को छू जाता है, स्पष्ट कर जाता है एकदम। उसी प्रकार से ये जो उपभोग व्यय की जो परिभाषा है वो भी इसी प्रकार है। दिख तो छोटी रही है लेकिन है बहुत व्यापक। इसको समझो, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे चित्र वित्र दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। ये सब नोट्स में आपकी जाएंगे, इनको सबको नोट्स में लिखना, आगे काम आएंगे, 11th में काम आएंगे, 12th में काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाले प्रश्न, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, उपभोग व्यय समष्टि अर्थशास्त्र में, पहले तो समझो ये समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। यहाँ 2 ही वर्ड हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता, पहला समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समग्र उपभोग व्यय। तो सबसे पहले समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखिए, जब आर्थिक समस्या का अध्ययन संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर किया जाता है, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के साथ किया जाता है, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कह रहे हैं। अब एक प्रश्न पूछता हूं, हाँ और ना का जवाब देना। अभी यहाँ पर वाई के अलग कमेटी और सुरेश तेंदुलकर कमेटी और सी रंगराजन कमेटी क्या कर रही है, क्या ये एक क्षेत्र या एक व्यक्ति को आधार मानकर गरीबी का अवलोकन कर रही है, निर्धारण कर रही है? मुझे आप जवाब दो। अगर अभी तक ढंग से वीडियो देख रहे होगे तो बोल दोगे नहीं सर, और नहीं देख रहे होगे तो बोलोगे हाँ सर। अब मैं बताना चाहता हूं इसका आंसर है नहीं। यहां पर जो सी रंगराजन है, वाई के अलग कमेटी है और सुरेश तेंदुलकर जी हैं, ये सभी संपूर्ण देश, जो पूरा भारत देश है, उसको लक्ष्य मानकर उसके आधार पर क्या कर रहे हैं, गरीबी का निर्धारण कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। सर ये है, इसका क्या मतलब है, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, ये तो मैंने आपको बता दिया। जिस देश में, यहाँ लिख के भी रखा है, जिस देश में
आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं अर्थव्यवस्था कहलाता है, वह देश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड है समग्र उपभोग व्यय, है ना। समग्र उपभोग व्यय का मतलब होता है परिवार द्वारा उपभोग व्यय, व्यक्तित्व, है ना, सरकार द्वारा उपभोग व्यय और गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा उपभोग व्यय, है ना। इसका मतलब क्या है, परिवार द्वारा उपभोग व्यय व्यक्तिगत, है ना, इसका मतलब है व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए उपभोग व्यय कर रहा है यानी खर्च कर रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, परिवार द्वारा उपभोग व्यय में आएगा। सरकार द्वारा उपभोग व्यय किस प्रकार से होता है, सुरक्षा बल तथा सामाजिक कार्य के लिए होता है। ठीक है। और गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा उपभोग व्यय यानी दान के लिए, जैसे एनजीओ और ये सब के लिए। ठीक है ना। और सरकार द्वारा उपभोग व्यय का मैं समझाना चाहूं तो हमारी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चलती है, ये सबसे अच्छा और उच्चतम उदाहरण है किसका, सरकार द्वारा उपभोग व्यय का। ठीक है, समझ में आया। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो बीच में लिख रखा है समग्र उपभोग व्यय, उसी को हम कहते हैं समग्र उपभोग व्यय। ठीक है, क्लियर है। चलो भैया, हमने समझ लिया सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन के विषय में, नहीं सुरेश तेंदुलकर के विषय में समझ लिया। अब हम समझेंगे सी रंगराजन, इसको आप कंप्लीट करिए। और अभी 2-3 बातें और हैं, उनको भी देखते हैं। ये देखिए, सुरेश तेंदुलकर के विषय में हम देखेंगे गरीब किसे कहा गया है। हमने देखा था गरीब वाई के अलग कमेटी, क्योंकि अभी तक हमने वाई के अलग कमेटी को समझ लिया, तो वाई के अलग कमेटी के अनुसार या उसके आधार पर गरीब कौन था हमने देखा था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में तो 2100 कैलोरी से कम और शहरी क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम जो ले रहा है, जो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, जिसका उपभोग कर रहा है, यदि इससे कम है वो गरीब कहलाएगा। लेकिन सुरेश तेंदुलकर जी ने अनुमान आधार भी फिक्स कर दिया, कौन सा, उपभोग व्यय का आधार भी कर दिया। लेकिन यहाँ सुरेश तेंदुलकर जी गरीब किसे कहते हैं, सुरेश तेंदुलकर जी के अनुसार गरीब कौन है, आंसर दे रखा है सुरेश तेंदुलकर के अनुसार गरीब वह है जिसने शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय किया, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब है, इससे कम करने वाला व्यक्ति। ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पैराग्राफ जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी बताया था, और अभी भी बताता हूं कि भारत में गरीब लोग सुरेश तेंदुलकर के अनुसार कितने हैं, 21.32% परसेंटेज के आधार पर। और यदि बात की जाए संख्या के आधार पर तो वो कितनी है, 27 करोड़। कितनी है, 27 करोड़। तो देखिए, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार गरीब वह है, ग्रामीण क्षेत्र में देखा था, जो 816 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 816 रुपए मासिक उपभोग व्यय में, जो मासिक उपभोग यानी एक महीने में एक व्यक्ति 816 रुपए से ग्रामीण क्षेत्र में यदि कम अपने ऊपर खर्च करता है, इससे कम, तो वो गरीब कहलाएगा। और शहरी क्षेत्र में यदि 1000 रुपए से कम एक व्यक्ति एक महीने में खर्च करता है तो वो गरीब कहलाएगा। इस चार्ट से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस परिभाषा को। ठीक है, क्लियर हुआ। ये तो हुआ सुरेश तेंदुलकर। अब अपन समझते हैं सी रंगराजन क्या कहते हैं। यहाँ जो आपको तस्वीर दिख रही है वह सी रंगराजन की है। ठीक है, तो इन्होंने भी वही करा जो सुरेश तेंदुलकर, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, सुरेश तेंदुलकर जी ने जो गरीबी रेखा निर्धारित की थी वो थी उपभोग व्यय। इन्होंने भी उपभोग व्यय के आधार पर ही क्या करा, उसको ये आधार मानकर अपना जो सर्वेक्षण था वो किया, यानी अपनी रिसर्च प्रारंभ करी। तो रिसर्च के बाद उनको जो आंकड़े प्राप्त हुए वो इस प्रकार हैं कि उन्होंने गरीबी की परिभाषा दी। उसके अनुसार देखिए, सी रंगराजन के अनुसार गरीब वह है जिसने शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय किया, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब है। समझ रहे हो, यानी मोटे मोटे तौर पर
जो ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये से कम एक महीने में खर्च कर रहा है वो गरीब कहलाएगा, और जो शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम खर्च कर रहा है, यानी एक महीने में 1407 रुपये से कम खर्च कर रहा है शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति एक महीने में, तो वो गरीब कहलाएगा। ये था सी रंगराजन का आंकड़े, और इनके अनुसार भारत में गरीब लोग कितने हैं? 29.5% है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये दो ही बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे। इनके बाद आता है OPHI, ठीक है ना, उसको भी अपन समझेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वीडियो लंबी हो रखी है, लेकिन जो आज इस वीडियो को देख के जाएगा पूरा, वो ही बोर्ड एग्जाम में वो जो 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों और एक लास्ट का प्रश्न आता है उनको सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन अंतर। अब अपन एक अंतर समझ लेते हैं, सी रंगराजन और जो ये सी रंगराजन है अपने, और ये हैं अपने सुरेश तेंदुलकर जी। तो इनके अनुसार देखते हैं कि सी रंगराजन के अनुसार गरीब कौन है? जो ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये से कम खर्च कर रहा है और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये से कम खर्च कर रहा है, वो गरीब है। और सुरेश तेंदुलकर जी के अनुसार कौन गरीब है? ग्रामीण क्षेत्र में 972, ओह सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ आप इसको थोड़ा काटिए, यहाँ गलती हो गई थोड़ी। ग्रामीण सुरेश तेंदुलकर जी के अनुसार तो कौन थे? अपन ने पीछे देखा था, सुरेश तेंदुलकर जी के अनुसार 1000 और 816 थे। 1000 तो शहरी क्षेत्र में और 816 रुपए कहाँ थे? अपने ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ से आप क्लियर करें, और यहाँ पर जब आप ये वाला चार्ट बनाएं तो इसको थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे OPHI 2010, ये लास्ट पॉइंट है अपना, इसके बाद अपनी वीडियो खत्म होगी, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट भी है एक बार समझने की दृष्टि से। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया। सर समझ में नहीं आया, समझाने के लिए तो बैठा हूं यहाँ, समझो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या होता है ना? ये होता है जो पूरे वर्ल्ड होता है ना, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश आते हैं, जो पूरे संसार में जितने भी देश आते हैं, भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, USA हो गया, जितने भी आते हैं, उसके लिए कमेटी, यानी उसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया है। वो कौन है? ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल। कौन सा है? ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल को यह काम दिया गया कि आप ऐसे सूचकांक तैयार किया करो। सूचकांक का अर्थ क्या होता है? इंडेक्स। एक ऐसे इंडेक्स तैयार करो जिसके आधार पर हम ये समझ सकें कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें गरीब लोगों को किस प्रकार से मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, बहुआयामी मतलब होता है ग्लोबल, निर्धनता यानी गरीबी, और सूचकांक यानी इंडेक्स। तो इसका मतलब हो गया GPI, ग्लोबल या बहुआयामी को हम मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं। बहु यानी मल्टी, आयामी यानी डायमेंशन। डायमेंशन यानी का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी अलग अलग आयाम यानी अलग अलग क्षेत्र। लाइक स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, लाइक शिक्षा का क्षेत्र हो गया, और रहन सहन का क्षेत्र हो गया। मुख्यतः ये 3 क्षेत्र होते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी यानी MPI यानी होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे अभी, जिसे 2010 के मानव विकास प्रतिवेदन क्या किसे कहते हैं अभी समझाऊंगा। 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। अब मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया, यानी जो ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तैयार किए, यानी कुछ सूचकांक तैयार किए जिसे भारत में 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन में जारी कर दिया गया। भारत में नहीं, क्योंकि मानव विकास प्रतिवेदन भी एक वर्ल्ड के स्तर पर है, यानी एक देश के स्तर पर है।
देश के स्तर पर, यानी इसको समझिए जिसे 2010 में के मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। यानी ये जो आंकड़े ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने निर्धारित किए थे, उन्हें यहाँ पर मानव विकास प्रतिवेदन में ऐड कर दिया गया, यानी उसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे। मैं अभी आपको समझाऊंगा मानव विकास प्रतिवेदन क्या है, उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन पहले एक बार टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु, यानी ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने, यानी OPHI का ही अर्थ ही है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ऑक्सफोर्ड देखिए मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। ऑक्सफोर्ड निर्धनता यानी पॉवर्टी, एंड यानी एवं का एंड, मानव यानी ह्यूमन, विकास यानी डेवलपमेंट, है ना। तो इसका अर्थ यही है, ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तैयार किए, जिनको 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया है। इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु, यानी इस निर्धनता सूचकांक को अच्छी तरह से समझने के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक बिंदु को समझने के लिए क्या किया गया, हेतु 3 आयामों तथा 10 सूचकांकों का प्रयोग किया गया। सूचकांकों यानी सूचकों का प्रयोग किया गया, यानी इस आंकड़ों को, इन जो बहुआयामी निर्धनता थे, जो ऑक्सफोर्ड यानी OPHI ने जो निर्धारित किए थे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI को निर्धारित करा, तो MPI को बांट दिया गया यहाँ पर इसके सुलभ अध्ययन के लिए। तो इसको 3 आयामों में बांटा गया और 10 सूचकों में बांटा गया। 3 आयाम यानी 3 क्षेत्र, गरीबी के 3 क्षेत्रों में बांटा गया, जिनको अवलोकन करना है। और आकलन हेतु 10 सूचकों का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए, भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य, यानी विश्वसनीय समंकों यानी आंकड़ों के संकलन का कार्य, यानी उनको समझने का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके यानी इसे कहते हैं NSSO के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा चलाए गए विभिन्न दौरों में एकत्रित किए गए उपभोग व्यय संबंधी समूहों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ गरीबी का अनुमान लगाते हैं। इस बात को नोट करें, इससे प्रश्न भी उठ सकता है। क्या करना है कि भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय रूप से तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल के द्वारा। और भारत में किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, है ना, इसके द्वारा किया जाता है। तो इसके द्वारा चलाए गए विभिन्न दौरों में एकत्रित किए गए उपभोग व संबंधित समूहों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उनके उपभोग व संबंधी जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ, जैसे सी रंगराजन थे, और ऐसे जितने भी विशेषज्ञ हैं, गरीबी का अनुमान लगाते हैं, है ना। तो अब अपन ने ये तो OPHI का अपन ने समझ लिया। अब अपन इसको नोट्स के द्वारा समझेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर नोट्स, ठीक है। तो नोट्स में आपको दिख रहा है OPHI, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, है ना। इनिशिएटिव यानी पहल होती है, ठीक है। तो OPHDI ये होता है। ये क्या होता है ये समझिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है, इसको समझिए। इसको कहते हैं हम UNDP। ये जो दे रखा है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है? क्या है ये संयुक्त विकास कार्यक्रम? UNDP है क्या? इसको हम संक्षिप्त में तो क्या कहते हैं? UNDP। लेकिन इसका जो पूरा नाम है UNDP का, वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब है यह एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यहाँ पर देखिए, यह एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासनिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। यह काम है, ठीक है, काम लिखा हुआ है यहाँ पर,
काम करता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी क्या कार्य करता है? गरीबी कम करने को आधारभूत ढांचे विकास करता है। ठीक है, ये तो था यूएनडीपी। और अब आता है एक वर्ड, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल। ये क्या है? इसको हम कहते हैं ओपीएचआई या ओपीएचडीआई। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होती है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब ये क्या काम करता है? ये लोगों के अनुभवों और मूल्यों में जमी हुई गरीबी को कम करने के लिए बहुआयामी आर्थिक ढांचा तैयार करता है ना। ये दो वर्ड, एक वर्ड देखिए जैसे मैंने आपको समझाया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक वर्ड, इसको मैंने समझाया। ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल, इसको मैंने यहाँ समझा दिया। और एक आता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जिसका अर्थ होता है एमपीआई, जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो एमपीआई यानी ओपीएचडीआई ने यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने बहुआयामी आंकड़े तैयार किए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार किए। वो कौन कौन से सूचकांक थे? क्योंकि लिख रखा है दूसरे पॉइंट में, यही लिख रखा है जिसे 2010 के मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। मानव विकास प्रतिवेदन इससे आगे समझाऊंगा मैं। तो वो आंकड़ों को कितने भागों में बांटा? इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु 3 आयामों तथा 10 सूचकों का प्रयोग किया गया। यानी एमपीआई को यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पहले तो किसके अंदर मिला दिया गया? एचपीआई के अंदर, है ना, यानी मानव विकास सूचकांक के अंदर मिला दिया गया, यानी एचडीआई के अंदर मिला दिया गया। ठीक है, अब वो एचडीआई ने क्या करा, इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको 3 आयामों यानी 3 क्षेत्रों और किसमें बांट दिया गया? 10 सूचकों में बांट दिया गया। उसको मैं आपको पूरा एकदम खोल के समझाता हूं। देखो, इसको आप खोल के समझिए पूरा। एचडीआई यानी 2010 में इन आंकड़ों को जो ओपीएचडीआई ने एमपीआई बनाया था। अब मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो ओपीएचडीआई है उसने एमपीआई बनाया, ओपीएचडीआई ने एमपीआई बनाया और एमपीआई को 2010 में एचडीआई में ले लिया, है ना, एचडीआई में कर लिया गया। और उसको 3 आयाम यहाँ लिख रखा है, जो ग्रीन डब्बे में बने हुए हैं वो 3 आयाम है, और जो ऐसे वाले डब्बे में बने हुए हैं गुलाबी वो 10 सूचकों में है। ठीक है, 10 सूचकों में बांटा गया। अब वो गरीबी के 3 आयाम कौन कौन से थे? पहला था स्वास्थ्य, दूसरा था शिक्षा, तीसरा था रहन सहन का स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टाइल, यानी 3 आयामों में बांट दिया। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा रहन सहन का स्तर। ठीक है ना, इन तीनों में बांट दिया गया। और मैंने आपको बोला था कि एचडीआई का मतलब समझाऊंगा मैं। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जैसे कि ये पीले डब्बे में लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये है एचडीआई। एचडीआई क्या है? ये एक सूचकांक है, ये भी एक सूचकांक है। एचडीआई भी एक बड़ा सूचकांक है, गरीबी को मापने का एक बड़ा सूचकांक है। जो क्या करता है, ये सूचकांक है जिसका उपयोग देशों में, मतलब अलग अलग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। यानी मानव विकास यानी एक देश में जो व्यक्ति है वो मानव है, उसका विकास कैसे हो रहा है उसके आधार पर आकलन किया जाता है। तो एक बड़ा सूचकांक था एचडीआई, उसके अंदर ये जोड़ दिया गया जो कि ओपीएचडीआई ने करा था। क्या करा था ओपीएचडीआई ने? एमडीआई यानी एमपीआई जो बनाया था उसको हमने जोड़ दिया गया किसमें? एचडीआई में। तो समझिए 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, और स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, इसको भी 10 सूचकांकों में बांट दिया गया कि इनके आधार पर हम गरीबी का आकलन कर सकते हैं। स्वास्थ्य में पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, ये जो चार्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस, आरएस, एसएसजीएल
और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, सी सेट में से पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न सी सेट के जो पेपर होते हैं उसमें पूछा गया है ये प्रश्न इससे पहले, यानी सी सेट से तो पहले। सी सेट में तो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं लेकिन उसमें नहीं, लेकिन आरएस के प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, ये पूछा गया प्रश्न है। पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थित, ये स्वास्थ्य में, ये शिक्षा में, और रहन सहन में खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास और संपत्ति, इनके आधार पर ही गरीबी का आंकलन कर सकते हैं। ये बहुआयामी थे। ठीक है, ये तो अपन ने समझ लिया ये चीज। ठीक, अब इस वीडियो में तो इतना ही। अब अगले वीडियो में 2.4 को अपन स्टार्ट करेंगे। अभी एक और टॉपिक बाकी है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिकॉल ऑफ दी, उसको भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।